नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर, बड़ा भाई अविनाश सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की आज की करंट अफेयर्स की। आज दिनांक है 23/8/2025 शनिवार। तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का रक्षा व्यय 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में कितना हो गया है। तो रक्षा व्यय हमारा कितना है ये बताना है। रक्षा व्यय जो है हमारा अभी 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 6.81 लाख करोड़, ठीक है ना, 6.81 लाख करोड़। तो मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, हाल ही में ये चर्चा का विषय बना है। भारत की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में निर्णायक बदलाव हुए हैं। निर्णायक बदलाव पिछले दशक में अगर देखें तो भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा स्थिति मजबूत हुई है और आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है ना। तो रक्षा व्यय में जो है सो अभी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए का रक्षा व्यय हमारा हो गया है। और हम यहाँ पे आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, घरेलू उत्पाद भी हमारा बढ़ रहा है। घरेलू उत्पाद, रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट्स हम अपने यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। लगभग पिछले 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ करके हमारा जो रक्षा उत्पाद जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। 1.5 लाख करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का हमारा घरेलू उत्पाद हो रहा है। पहले हम सिर्फ आयात करते थे, चीज़ों का, इक्विपमेंट्स का आयात करते थे, लेकिन अभी विभिन्न देशों में हम अपना लगभग 100 से ज़्यादा देशों में अपना भारतीय हथियार और उपकरण अपने भारत का बनाया हुआ हम भेजते हैं। तो यह पिछले दशक में रक्षा निर्यात जो है हमारा, रक्षा निर्यात पिछले 10 वर्षों में कितना बढ़ा है मालूम है आपको? 34 गुना बढ़ करके 23,622 करोड़ का निर्यात जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी और भी सुधार जो है इसी क्रम में किया गया है, जैसे कि पूंजी और उन्नत प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई आएगा। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उदार किया गया है ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। आईडेक्स और प्रौद्योगिकी विकास नीति के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद आतंकवाद रोधी सख्त नीति भी हमने अपनाया है। आतंकवाद रोधी सख्त नीति अपने रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए आतंकवाद रोधी सख्त नीति अपनाया है। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने 2016 में किया था, ऑपरेशन सिंदूर 2025 में किया था। जैसे ही हमला हुआ तभी उसका जो है सो प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है ना। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में, ऑपरेशन सिंदूर 2025 में, है ना। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने क्या घोषित किया है, सुदर्शन चक्र मिशन घोषित किया है, जिसका लक्ष्य 2035 तक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करना है ना। सुदर्शन चक्र मिशन नेक्स्ट है। और प्रधानमंत्री द्वारा एक 5 न्यू नॉर्मल्स बताए गए हैं। 5 न्यू नॉर्मल्स बताए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि 5 न्यू नॉर्मल्स क्या है। 5 न्यू नॉर्मल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीएम ने बताया है क्या 5 न्यू नॉर्मल्स, ठीक है। ये रक्षा से संबंधित 5 इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेज है उनकी बात की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए 5 न्यू नॉर्मल्स में पहला क्या है, आतंकवादी हमलों का कठोर जवाब दिया जाएगा। पहला है कि कठोर जवाब, अगर आतंकवादी हमला होता है तो उसका कठोर जवाब दिया जाएगा। 5 न्यू नॉर्मल्स है, इसका पहला पार्ट क्या है कि कठोर जवाब दिया जाएगा आतंकवादी हमला करने वालों को। दूसरा है परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई परमाणु का डर दिखा करके हमको ब्लैकमेल करना चाहे तो उसको सहन नहीं किया जाएगा, ठीक है। परमाणु ब्लैकमेल नहीं चलेगा। तीसरा है आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रायोजक जो आतंकवादी होंगे, टेररिस्ट और इसको जो पैसे देंगे, इसको जो सपोर्टर, टेररिस्ट एंड
सपोर्टर या स्पॉन्सर्ड बोल दीजिए, सपोर्टर्स, तो इन सब को जो है सो एक ही माना जाएगा, वो अलग नहीं होंगे। भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल है हमारा कि संप्रभुता हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अब मेरे देश की सरकार जो है, भारत की सरकार जो है, वही निर्णय लेगी, हर एक चीज़ों की वही सरकार ही निर्णय लेगी, वो किसी और के कारण, किसी और देश के कारण प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेगी। संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और पांचवा नॉर्मल है 5 न्यू, प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषित की गई 5 न्यू नॉर्मल्स में पांचवा नॉर्मल क्या है? पांचवा नॉर्मल है हमारा, किसी भी वार्ता में पहले आतंकवाद पर चर्चा की जाएगी। कोई भी वार्ता होगी, कोई भी डायलॉग होगा, तो वहाँ पे सबसे पहले आतंकवाद पर चर्चा होनी चाहिए। आतंकवाद चर्चा, हर वार्ता में आतंकवाद पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा राज्य भारत का पहला 100%, 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है? कौन सा राज्य भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है? तो ये राज्य कौन सा है? तो केरल जो है भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। यह कैसे किया केरल ने, है ना? केरल 100% डिजिटल साक्षर राज्य कैसे बन गया? 2023 में डीजी केरलम कार्यक्रम शुरू करता है। केरल जो है 2023 में क्या शुरू किया था? डीजी केरलम कार्यक्रम, है ना? तो और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सभी आयु वर्ग के नागरिकों तक। केरल ने क्या स्टार्ट किया था 2023 में? डीजी केरलम। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सभी आयु वर्ग के नागरिकों तक डिजिटल क्रांति और ई सेवाएं पहुंचाना। डिजिटल क्रांति और ई सेवाएं और डिजिटल क्रांति, ये चीज़ें जो है हर एक आदमी के पास पहुंचना चाहिए। डिजिटल साक्षरता के बारे में अगर हम बात करें, तो क्या होता है? व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपने रोजमर्रा के कार्यों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना, है ना, उसका उपयोग करना और उपयोग करने की क्षमता विकसित करना ही डिजिटल साक्षरता है। डिजिटल साक्षरता यही है, ठीक है। डिजिटल रूप से साक्षर परिवार का अर्थ है कि परिवार में कोई भी एक व्यक्ति परिवार का जो है 5 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, कंप्यूटर चला सकता है और इंटरनेट का यूज कर सकता है। तो ऐसे परिवार को हम डिजिटल रूप से साक्षर परिवार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सरकारी कार्य कुशलता में सुधार, सामाजिक आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव जो है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। डिजिटल साक्षरता अभियान जो है हमारा, तो डिजिटलीकरण का दोनों प्रभाव है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे सरकारी कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। सरकारी कार्य जो है अब सब चेंजेज हो रहे हैं उसमें। कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। उसके बाद किसान कॉल सेंटर्स का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद ग्लोबल कनेक्टिविटी भी बढ़ रहा है। ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये सोशल मीडियाज़ के माध्यम से ग्लोबल कनेक्टिविटी, वैश्विक स्तर पर लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं अभी के समय में। उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी, अभी बिहार ने लागू किया है कि चुनाव में क्या करेगा? मोबाइल से वोट डालेगा, है ना। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इसकी भागीदारी होती है, प्रचार होता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती है। वित्तीय समावेशन में क्या होता है? डीबीटी के माध्यम से तुरंत पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, सरकार जब पैसे डालती है एक बटन दबाया और पैसे सबके अकाउंट में पहुंच गए, है ना। इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस जो है हमारा यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं किसी को। तो क्या है कि वित्तीय समावेशन में डिजिटल साक्षरता के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखा गया है ना। चलिए, उसके बाद है इसका कुछ चिंताएँ भी तो है। सकारात्मक प्रभाव है तो नकारात्मक प्रभाव भी तो है। नकारात्मक का बात करते हैं, नकारात्मक प्रभाव। अब नकारात्मक प्रभाव देखें डिजिटलीकरण का नकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो क्या है? तो इंटरनेट का नैतिक उपयोग होना चाहिए। जैसे कि क्या करता है? फर्जी खबरें फैला दिया जाता है। फर्जी खबरें जो है वो क्या सही है? वो नैतिक है? नहीं है। और ये चिंताएं उत्पन्न करती है, जिससे सामाजिक अशांति उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक अशांति, सांप्रदायिक दंगे हो गया आपका, कट्टरता, ये सब चीज़ें जो है नकारात्मक प्रभाव में हम देख लेते हैं। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा,
अगर आपने फेसबुक स्टार्ट किया है तो उस पर आपने अपना डेटा जरूर डाला होगा, या फिर किसी भी ऐप पे गए तो सब अलाउ करने के लिए बोलता है, आपका कॉन्टैक्ट्स वगैरह या ये सब, तो उसका गलत यूज भी हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। साइबर सुरक्षा के खतरे हैं। सबसे बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा आजकल बन गई है। बहुत सारे लोग ठग बैठे हुए हैं। सब क्या करते हैं, पैसे लूटने पे लगे हुए हैं, आपसे छीनने पे लगे हुए हैं, तो और गलत गलत चीज़ें फैलाने पे लगे हुए हैं। तो साइबर सुरक्षा को हमको क्या करना है, एक सफल मॉडल यहाँ पे लाना है जिससे कि इसका सही उपयोग हो सके, डिजिटलीकरण का सही उपयोग हो सके। तो हमने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों को देखा है। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत को व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की तत्काल आवश्यकता क्यों है। तो भारत को जो है सो व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की तत्काल आवश्यकता है, क्यों है ये। तो इंटरनेशनल जो प्रतिबद्धताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए जो है सो हमें क्या करना चाहिए कि कानून लाना चाहिए, और साथ ही साथ अपने तेज़ी से बढ़ते हमारा जो अंतरिक्ष क्षेत्र है तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करना। और साथ ही साथ अपने हमारा जो अर्थव्यवस्था अंतरिक्ष क्षेत्र का अर्थव्यवस्था जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, भरोसेमंद एवं कानूनी रूप से स्पष्ट परिवेश बनाना, स्पष्ट परिवेश बनाना, ठीक है। ये दोनों मकसद है हमारा ये नया कानून लाने के लिए, है ना। तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अब निजी कंपनियां भी शामिल हो रही है, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो है सो भारत को व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता है, लाने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाएं और हालिया उपलब्धियां, अभी हाल ही में आप देखेंगे तो कई सारे मिशन हमने सावधानीपूर्वक और काफ़ी सफलतापूर्वक किया है। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति की है तथा स्वयं को अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों के बराबर खड़ा किया है। प्रमुख उपलब्धियों में चर्चा करें तो कम खर्च वाला मंगलयान मिशन हो गया आपका, कौन सा मिशन हो गया, मंगलयान मिशन हो गया। उसके बाद चंद्रयान 3 हो गया आपका, चंद्रयान 3 हो गया, है ना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग भी हुआ है चंद्रयान 3 का। और भविष्य के भी मिशन है, भविष्य के मिशन कौन कौन है इन सबको आपको नोट करते रहना है, कौन कौन सा भविष्य का मिशन है और कब होगा, न्यूज़ में देखना है, न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे आप तो देखते रहना है। गगनयान मिशन हो गया आपका, है ना, गगनयान मिशन हो गया। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात चल रही है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, है ना। तो इसीलिए एक अंतरिक्ष ये क्या बोलते हैं, व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून लाने की आवश्यकता दिख रही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्था ने भ्रामक विज्ञापन के लिए रेपिडो ऑनलाइन राइड पर जुर्माना लगाया है। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, CCPA। क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय क्या बोला, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, याद करना है इसको, संरक्षण, ठीक है, CCPA। तो अभी CCPA ने भ्रामक विज्ञापन के लिए रेपिडो ऑनलाइन राइड पर जुर्माना लगाया है। भ्रामक विज्ञापन का मतलब क्या है कि जैसे कि वो लिखता है, रेपिडो वाले क्या लिखते हैं, 5 मिनट में ऑटो, नहीं तो 50 रुपये मिलेंगे, है ना, 50 रुपये पाए, तो ऐसा वादा किया है। लेकिन ये जब जांच की गई, ये विज्ञापन झूठे, भ्रामक और उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित पाए गए, इसीलिए जो है रेपिडो ऑनलाइन पे जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। तो भ्रामक विज्ञापन से जुड़े नैतिक मुद्दे, भ्रामक विज्ञापन नैतिक मुद्दे, आप देखेंगे कि अभी के समय में क्या क्या हो रहा है, अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उल्लंघन हो रहा है ना। जैसे कि आप देखोगे क्या है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स अभियान में
झूठे फंक्शंस फायदे दिखाए गए थे और रेड बुल को बेचा गया था, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए और इसके कारण सूचित करने के अधिकार, चुनने के अधिकार और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ। उसके बाद उपयोगितावाद के खिलाफ जो है भ्रामक विज्ञापन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। जैसे कि वॉक्सवैगन के क्लीन डीजल अभियान का ग्रीन वॉशिंग मामला सामने आया था। एक जेएस मिल का हानि सिद्धांत है। जेएस मिल का हानि सिद्धांत है, क्या है? जेएस मिल का हानि सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता तब तक स्वीकार्य है जब तक उससे दूसरों को कोई हानि ना पहुंचे, है ना। तो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जो आर्टिकल 19 में दिया गया है और व्यापार की स्वतंत्रता 19 में ही है, तो ये दोनों तभी तक स्वीकार होना चाहिए और है जब तक कि ये किसी को हानि नहीं पहुंचाती है। तो लोग क्या करते हैं, अभी प्रचार करने के लिए भ्रामक चीज़ों का, भ्रामक वर्डों शब्दों का यूज कर देते हैं और इससे जो है अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उल्लंघन होता है, उपयोगितावाद के खिलाफ है ये, और कांट के जो निरपवाद कर्तव्यादेश है उसका भी उल्लंघन होता है ना। हानिकारक सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दिया जाता है इससे। जैसे फेयर एंड लवली का विज्ञापन क्या है, इसमें गोरे रंग को सुंदरता से जोड़ दिया गया है, गोरी रंग को सुदर्शन। इससे नस्लीय पूर्वाग्रहों को बढ़ावा मिला कि नहीं मिला, है ना। बेबी जॉनसन पाउडर जो है वो तभी प्रचार उसका किया गया था जब संभावित स्वास्थ्य जोखिम सामने आए थे। बेबी जॉनसन से जो स्वास्थ्य जोखिम सामने आया था तभी उसका प्रचार चल रहा था, है ना। तो ये सब चीज़ें नैतिक नहीं है। हमने देखा भ्रामक विज्ञापन से रिलेटेड नैतिक मुद्दे से जुड़े नैतिक मुद्दे के बारे में देखा और जेएस मिल का हानि सिद्धांत जो है इसके बारे में देखा। भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कई सारे कानूनी ढांचे हैं। भ्रामक विज्ञापन से निपटने के लिए कानून की बात करें तो कौन कौन से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है यह परिभाषित करता है भ्रामक विज्ञापनों को। उसके बाद भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022 में सीसीपीए के द्वारा जारी किया गया था। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022 में सीसीपीए के द्वारा जारी किया गया था, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 भी विज्ञापनों से निपटने के लिए है, भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए है। उसके बाद औषधि एवं चमत्कार उपचार अधिनियम 1954 ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाता है जो चमत्कारिक गुणों या अप्रमाणित लाभों का दावा करते हैं। कौन सा एक्ट है ये? तो औषधि एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमने जहाँ तक हो सका वहाँ तक हमने देखा इसे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गृह मामलों की संसदीय अस्थायी समिति ने साइबर अपराध पर रिपोर्ट जारी की। साइबर अपराधों के बहुआयामी प्रभाव क्या क्या है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइबर अपराध का बहुआयामी प्रभाव क्या क्या है। तो साइबर अपराध के बारे में जब हम जानने जाते हैं तो कई सारे प्रभाव है साइबर अपराधों के, ठीक है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है गृह मामलों की संसदीय अस्थायी समिति ने जो साइबर अपराध पर रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन हो रहे हैं। आपने भी देखा है क्या हो रहा है, अलग अलग ऐप आ गए हैं बहुत सारे, कुछ ऑनलाइन गेमिंग ऐप, उसके बाद वीडियोज एडिटिंग, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। हालांकि इसके साथ साथ नए जो है तरीके से साइबर अपराध में भी वृद्धि हुई है। ये डिजिटल परिवर्तन ज़्यादा हुआ है तो साइबर अपराध में भी वृद्धि हुई है। कोई क्या करता है, फेसबुक पे किसी का आईडी बना के आपसे पैसे मांगता है ना। कोई क्या करता है कि फ्री में कहता है यूट्यूब पे कि आपको सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, है ना, पैसे दे करके सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे। ये सब क्या है? ये सब तो फ्रॉड है, एकदम स्कैम है ये सब, है ना। तो नवीन तरीकों से किए जा रहे साइबर अपराधों में भी भारी वृद्धि हो रही है। साइबर अपराधों के बहुआयामी प्रभाव, तो बहुआयामी प्रभाव जो प्रश्न में पूछा है क्या क्या है, तो वित्तीय प्रभाव हो सकता है। जैसे कि 31,000 रुपये की ठगी हुई है। आपको ध्यान देना है कि अगर देखोगे 2019 से पहला प्रभाव वित्तीय प्रभाव जो है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वित्तीय प्रभाव तो 2019 से 2024 तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 53 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है। 53 लाख से अधिक, 53 या 54 लाख मान लो, 53.93 लाख करोड़
53.93 लाख जो है शिकायतें दर्ज की गई है। इनमें लगभग कितना का चोरी हुआ है, कितना का ठगी हुई है, ठगी कितने पैसे का हुआ है? 31,500 रुपए ठगा गया है लोगों से, है ना। तो ये है वित्तीय वित्तीय प्रभाव साइबर अपराध का। समझ रहे हैं आप? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, पहचान की चोरी हो गया। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो इसमें क्या क्या होता है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव में? साइबर स्टॉकिंग, पहचान की चोरी, सेक्सटॉर्शन, डीप फेक, अश्लील कंटेंट के शिकार लोग अक्सर चिंता में आकर के, है ना, अवसाद एवं आघात से पीड़ित हो जाते हैं, है ना। अवसाद एवं आघात से पीड़ित हो जाते। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव साइबर क्राइम का है कि नहीं? है, बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्कैम फैक्ट्रीज चलाने के लिए मानव तस्करी किया जाता है, धोखाधड़ी करने के लिए सिम कार्ड की खरीद की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग हेतु क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता है। ये सब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही हमला हो सकता है, प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि गृह मामले के संसदीय स्थायी समिति ने साइबर अपराध पर रिपोर्ट जारी की। तो साइबर अपराधों के बहुआयामी प्रभाव क्या क्या है? तो वित्तीय प्रभाव हमने देखा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमने देखा, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रभाव देखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? बहुत सारे चेंजेस करना है। चेंजेस जैसे कि फोटो और वीडियो पर वाटर मार्क अनिवार्य कर दो, तो पहचान हो जाएगा किसने इस फोटो को, इस वीडियो को बनाया है ना। उसके बाद अकाउंट्स जो बनाया जाता है, म्यूल अकाउंट पर नज़र रखने और उनकी रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन कर सीबीआई को राज्यों की सहमति के बिना देश भर में साइबर अपराध मामलों की जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। साइबर अपराध के मामलों को जांच करने का जो है अधिकार सीबीआई को देना चाहिए, है ना। डेटा शेयरिंग को समयबद्ध और लागू करने की आवश्यकता है। उसके बाद नोडल अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये सब सिफारिशें जो है संसदीय स्थायी समिति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हाल ही में नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस एआई बनाया है जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा। सौर तूफान की भविष्यवाणी करने के लिए नासा और किस कंपनी के द्वारा जो है सूर्य नामक एडवांस एआई बनाया गया? तो यह है आईबीएम के द्वारा ये डेवलप किया गया है। आईबीएम और नासा के द्वारा ये डेवलप किया गया है। हाल ही में किसने एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब है प्रियंबदा जयकुमार इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी हमें देखना चाहिए, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने रूस की यात्रा की और व्यापक आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता भी की। तो IRIGC TEC का स्थापना कब किया गया था? ठीक है, तो अभी अभी भारत के विदेश मंत्री जो रूस की यात्रा पे गए हैं, वो भारत रूस अंतर सरकारी आयोग जो है किस चीज़ पे भारत रूस अंतर सरकारी आयोग व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का जो 26वां सत्र था, इसकी अध्यक्षता किया है उन्होंने। तो IRIGC TEC या फिर ये आपका भारत रूस अंतर सरकारी आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मई 1992 में की गई थी। मई 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य है व्यापार और आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय प्रगति की नियमित निगरानी करना। व्यापार उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि व्यापार और आर्थिक सहयोग
व्यापार और आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय प्रगति की नियमित निगरानी करना है, आपस में सही तरह से चलाना है, व्यापार और आर्थिक सहयोग इन सब की निगरानी करना है। ठीक है, तो चलिए भारत रूस के संबंध के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत रूस का संबंध जो है विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी के रूप में है ना, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग शामिल है हमारा, है ना। S-400 ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, है ना, आपूर्ति, इसकी आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास वगैरह होते हैं हमारे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC सुधार के लिए रूस ने UNSC में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का लगातार समर्थन करता रहा है और किया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में आपस में सहयोग हो रहा है। कूडनकुलम परमाणु संयंत्र, कूडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है और गगनयान मिशन जैसे प्रोजेक्ट में रूस जो है अपना हाथ बटा रहा है, सहयोग कर रहा है। गगनयान में भी रूस का सहयोग है, गगन। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि हाल ही में डल झील पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स की मेजबानी कर रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो डल झील जो है आपका श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर, डल झील पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स की मेजबानी कर रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में, श्रीनगर शहर के पूर्वी भाग में स्थित है। यह झील झेलम नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, झेलम नदी से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, झेलम नदी के दाहिने किनारे पर है ये डल झील। ठीक है, लगभग 18 वर्ग किलोमीटर का है, 18 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये डल झील। ठीक है, श्रीनगर की डल झील के जल का प्रमुख स्रोत अर्रा नदी है, जो टेलबल नामक गहरी नाला से होकर उत्तर दिशा की ओर बहती है। तो अर्रा नदी हालांकि झेलम नदी के पास है, लेकिन मुख्य स्रोत जो इसका जल का है डल झील का, वो कौन सा नदी है? अर्रा नदी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद किसके लिए आधार आधारित सत्यापन के लिए फ्रेमवर्क का अनावरण किया है? तो सहकारी बैंक के लिए। ठीक है, केवल राज्य सहकारी बैंक के लिए। ठीक है, इसके लिए आधार आधारित सत्यापन फ्रेमवर्क का अनावरण जो है सो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि सहकारी बैंकों को आधार नंबर आधारित सत्यापन सेवा का उपयोग करके ग्राहकों को जोड़ने और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए वित्तीय सेवाओं से वंचित आबादी तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। तो सहकारी बैंक जो है आधार नंबर से सत्यापन करके लोगों को जोड़ेंगे, है ना, वित्तीय सेवा से लोगों को जोड़ेंगे। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए वित्तीय सेवाओं से लोगों को, जो वंचित लोग हैं, उन्हें जोड़ेंगे। यही इसका जो है सो उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा को किन दो देशों के बीच जल पर चल रही रणनीतिक साझेदारी के बारे में जानकारी दी है? तो केंद्र सरकार ने राज्यसभा को जो है सो ये आपका जो नीदरलैंड और भारत और नीदरलैंड के बीच जो जल पर चल रही रणनीतिक साझेदारी है उसके बारे में जानकारी दी है। भारत और नीदरलैंड। ठीक है, भारत और नीदरलैंड। तो थोड़ा सा भारत डच रणनीतिक जल साझेदारी के बारे में भी देखना जरूरी है। तो क्या है यह, इस साझेदारी पर 2022 में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के अवसंरचना एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके बीच? जल शक्ति मंत्रालय, भारत का जल शक्ति मंत्रालय, कब? 2022। और आपका जो नीदरलैंड का जो है जल संरक्षण मंत्रालय जो है उसके बीच में जो है ये काम हुआ था। ओके, अब संरक्षण जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य है भारत और नीदरलैंड के बीच, उद्देश्य क्या है? भारत और नीदरलैंड के बीच जल सुरक्षा, उपलब्धता और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। जल प्रबंधन में
द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत कब और किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में आप लोग जानते हैं। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और उसके अधिकारियों को ऐसे विशेषाधिकार और संरक्षण प्रदान किया है जो आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलता है। तो कर्मचारी अधिकारी जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, उनका जो विशेषाधिकार और संरक्षण बढ़ा दिया गया है, उसके बराबर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रतिनिधि होते हैं उसके बराबर जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अधिकारियों को विशेषाधिकार और संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुरुआत जो है आपका 2023 में किया गया था। 2023 में IBCA को शुरू किया गया था और इसे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था। तो अगर हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात भी कर लेते हैं। IBCA की स्थापना जो है, शुरुआत जो है 2023 में की गई थी। 2023 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में है। मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। और सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश 12 देश है। भारत सहित कितने देश है? 12 सदस्य देश है। तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से स्थापित किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है 7 बिग कैट्स प्रजातियां जो है, 7 बिग कैट्स प्रजाति जैसे कि बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य IBCA का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 7 बिग कैट्स प्रजातियों जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन सब का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन बाजार शुभारंभ किया गया है? दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन बाजार मेलबर्न में इसका शुभारंभ किया गया है। क्यों किया गया है? डायरेक्टर्स लोग वहाँ पे मिलेंगे, लगभग 50 अलग अलग ठीक है, डायरेक्टर्स वगैरह वहाँ पे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नुसुक उमरा सेवा शुरू किया? सऊदी अरब ने नुसुक उमरा जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए, जो जाना चाहते हैं उनके लिए जो है सो ये वीज़ा वगैरह देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो नुसुक उमरा सेवा शुरू की गई है सऊदी अरब के द्वारा। हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल का 2 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है? तो ईरान ने शुरू किया है। ईरान जो है सो सस्टेनेबल पावर 1404 नामक 2 मिसाइल का 2 दिवसीय अभ्यास जो है इस मिसाइल का करने जा रहा है ईरान। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो किस देश में अपना एक लॉजिस्टिक्स बेस स्थापित करने का सोच रहा है? तो करने पर विचार कर रहा है। तो स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन। और सबसे आखिरी में सबसे नवीनतम देश जो नाटो में जुड़ा है वो भी स्वीडन ही है। कब जुड़ा है स्वीडन? 2024 में स्वीडन जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे नाटो क्या चाहता है कि स्वीडन में एक लॉजिस्टिक्स बेस स्थापित की जाए। लॉजिस्टिक बेस क्या होता है? लॉजिस्टिक बेस वहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स वगैरह को वो रखता है ना, वहाँ से कहीं पे अगर क्या प्रतिक्रिया देना है कहीं पे तो दे सकता है ना, इसीलिए वहाँ पे रखना चाहता है। ओके, तो नाटो के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है ना। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। ठीक है, राजनीतिक और सैन्य गठबंधन समझते हैं, पॉलिटिकल एंड सैन्य, आर्मी से रिलेटेड। मतलब इसका अनुच्छेद 5 क्या कहता है आपको मालूम है नाटो का? कि अगर इसके जो सदस्य है, सदस्यों की संख्या नाटो की कितनी है? 32 है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में है इसका मुख्यालय, बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। ठीक है, नाटो की सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। आखिरी सदस्य कौन है? स्वीडन 2024 में बना है और ब्रुसेल्स जो है इसका मुख्यालय है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है नाटो का कि अगर 32 में से एक भी देश पर
देश के विरुद्ध अगर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि सभी देश पर हमला हुआ है, सभी देश के विरुद्ध हमला हुआ है और उसका प्रतिक्रिया उसी तरह से दिया जाएगा। ठीक है, ये नाटो जो है इसकी स्थापना जो है कब की गई? अप्रैल 1949 में की गई थी। सदस्यों की संख्या वर्तमान में 32 है। ब्रुसेल्स इसका ऑफिस है, ठीक है, मुख्यालय है, और स्वीडन इसमें 2024 में जुड़ा है और नाटो चाहता है कि लॉजिस्टिक बेस स्वीडन में स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के महारजिस्ट्रार ने राज्यों से जन्म और मृत्यु के समय मामलों के पंजीकरण की दिशा में कदम उठाने को कहा है। इनकी नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही जवाब है, भारत का जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो पहले। भारत का महारजिस्ट्रार जो होता है वो जन्म और मृत्यु के समय मामलों का पंजीकरण की दिशा में कदम उठाने को कहा है। किसको? राज्यों को। तो महारजिस्ट्रार जो है वो कौन होता है, कैसे बनता है, किस अधिनियम के अंतर्गत उसकी नियुक्ति होती है ना, ये प्रश्न है आपका। तो इसका सही जवाब है जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969। ठीक है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत यह नियुक्ति की जाती है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय महारजिस्ट्रार जो किसके अंतर्गत काम करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस मौद्रिक नीति समिति एमपीसी किसे होगा, हाल ही में आरबीआई ने किसे मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है? तो इंद्रनील भट्टाचार्य इसका सही जवाब है। इंद्रनील भट्टाचार्य को अभी राजीव रंजन की जगह पे एमपीसी का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। हाल ही में, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? तो असम में भारतीय सेना ने समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। स्माइल योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानना है कि स्माइल योजना है क्या, है ना। तो स्माइल योजना है जो 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाना। इसका मेन उद्देश्य जो है स्वरोजगार को सपोर्ट करना, है ना, और आजीविका के अवसर उपलब्ध कर किसको सशक्त बनाना है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्या करना है? सशक्त बनाना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है। तो फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म जो है इसका क्या है? स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इसका जवाब है। ठीक है, स्माइल का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ को समाप्त कर दिया है? तो ऊर्जा से रिलेटेड कौन सा है? समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ जो है, यूनिफॉर्म रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ जो है, इसको केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने समाप्त कर दिया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जो ये टैरिफ समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस संस्था ने लेबनान में गंभीर जल संकट को लेकर चिंता जताई है? हाल ही में किस संस्था ने लेबनान में गंभीर जल संकट को लेकर चिंता जताई है? तो यूनिसेफ और यूनिफिल कहता है, यूनिफिल ने कहा है, UNIFIL ने क्या बताया है कि ब्लू लाइन के पास इजराइल की लगातार गोलाबारी की सूचना दी है, कि ब्लू लाइन के पास लगातार गोलाबारी चल रही है। और यूनिसेफ ने क्या कहा है कि लेबनान में गंभीर जल संकट को लेकर चिंता है। ठीक है, तो लेबनान कहाँ पे है भाई? आपका जो इजराइल है, ये इजराइल है, इजराइल के ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर का नाम क्या है? ब्लू लाइन एग्जैक्ट नहीं है फोटो, ठीक है,
डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो ये ब्लू लाइन है आपका, ये लगभग और यहाँ पे क्या है, लेबनान है। यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका लेबनान। ये बीच में जो लाइन है इसको कहते हैं ब्लू लाइन। ब्लू लाइन को कब बनाया गया था, तो 2000 के आसपास में, 2000 में जो है इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल के दक्षिणी लेबनान से कब्जे के बाद उसकी वापसी की पुष्टि के लिए निर्धारित सीमा रेखा है। लाइन ऑफ विड्रॉल इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ विड्रॉल ब्लू लाइन को बोलते हैं। ठीक है, 120 किलोमीटर लंबाई है इसका, 120 किलोमीटर है। ठीक है, तो लेबनान, लेबनान कहाँ है, ये पश्चिमी एशिया के लेवेंट क्षेत्र में स्थित है। समुद्री सीमा भूमध्य सागर के साथ जुड़ता है सीमा और उत्तर और पूर्व में सीरिया वगैरह है, और इजराइल और सीरिया है। ठीक है, इस तरफ जो है सो सीरिया है। ठीक है, चलिए वहाँ पे एक नदी है, नदी कौन सी है, लिटानी नदी। लिटानी नदी, इसी के नाम पे लिटानी नदी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार लेबनान का सबसे बड़ा जलाशय जो है, सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, लेक कराउन जो है लेबनान का सबसे बड़ा जलाशय, उसका जल स्तर रिकॉर्ड जो है निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। तो वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम तो होना ही है, इसीलिए यूनिसेफ ने लेबनान में गंभीर जल संकट को लेकर चिंता जताई है। ठीक है, वहाँ का जलवायु जो है भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, खत्म है, द एंड। चलिए, तो आज हमने देखा आज का मतलब 23 अगस्त का डेली करंट अफेयर्स, और आप सभी को धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं हर चीज़ों को एलेबरेटली आपको बताने का कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, नहीं तो कमेंट में बताएं कि अच्छे नहीं हैं, ये प्रॉब्लम्स है ना, तो उसका रिजोल्यूशन किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।